अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कमेंट्स में। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे कुछ कहा कि मैं इसके ऊपर कर दूं। तो वो था कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन पे लॉन्ग केस करवाना है। ठीक है, तो वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो वो हम कर लेते हैं आज। ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी हाइपरटेंशन जो है ना, ज़ाहिरी बात है कि हमारे पास जो भी पेशेंट आता है और उसको आप डायग्नोज कर रहे हैं, अगर 3 दफ़ा उसका ब्लड प्रेशर मुख्तलिफ औकात में बढ़ा हुआ आ गया तो आपको एक बेस लाइन करानी होती है ना। उसमें हम जो नॉर्मल रूटीन के टेस्ट हैं उसी में हम एक्सक्लूड कर देते हैं, मतलब बेस लाइन करा के इलेक्ट्रोलाइट्स करवा लिए, यूरिया क्रिएटिनिन देख लिया, यूरिन डीआर देख ली, तो उसी में हमें पता चल जाता है कि कोई एबनॉर्मेलिटी ऐसी तो नहीं है जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ इशारा कर रही हो। और दूसरे जो है ना, एज भी आप देखेंगे ना कि अगर यंग एज में हाइपरटेंशन हो रहा है और उसमें आपको सस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब हर पेशेंट जो हमारे पास एसेंशियल हाइपरटेंशन का हम लेबल करते हैं, उसमें हमारा फ़र्ज़ है कि हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन को बेसिक जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन है उससे हम एक्सक्लूड कर दें। मतलब अगर उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी अगर आए तो फिर आपने फर्दर उसको परसू करना है, सेकेंडरी हाइपरटेंशन के जो कॉम्प्लिकेटेड टेस्ट हैं वो करना है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। वही आपने बायोडाटा लेना है, नेम, एज बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। यंग एज का पेशेंट हो सकता है कि कोई हाइपरटेंशन की कॉम्प्लिकेशन से आपके पास आ गया हो, यंग पेशेंट, कार्डियक फेलियर हो उसको या कुछ भी। ठीक है, तो नेम, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, रेजिडेंस, सोशियो इकोनॉमिक्स, ये तो आप जाहिर बात है कि हर पेशेंट का लेंगे। Initial assessment of the hypertensive patient include a complete history and physical examination to confirm the diagnosis of hypertension, screen for other cardiovascular disease risk factors, screen for secondary causes of hypertension, identify cardiovascular consequences of hypertension and other comorbidities, assess blood pressure related lifestyles and determine the potential for intervention. ठीक है, तो हर पेशेंट जिसको हम एसेंशियल हाइपरटेंशन भी लेबल कर रहे हैं तो उसमें भी हमको ये ख्याल रखना है कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बेसिक टेस्ट करा के हम उसे एक्सक्लूड करना है। ठीक है, हिस्ट्री में आप क्या पूछेंगे, जाहिर बात है हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो वो एसिम्टोमेटिक ही होगा ज़्यादातर। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, मोस्टली पेशेंट्स आर एसिम्टोमेटिक इन प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन शुड बी सस्पेक्टेड इन पेशेंट्स इन होम hypertension develops in early age or after the age of 50 years, and those previously well controlled who become refractory to the treatment. Hypertension resistant to maximum doses of 3 medications is another clue. मतलब अगर यंग पेशेंट है उसको हाइपरटेंशन हो रहा है, आप हमेशा जो है ना सेकेंडरी कॉजेज आप ज़रूर सस्पेक्ट करें। फिर क्या है कि अगर प्रीवियसली उसका, जिसको हम समझते हैं एसेंशियल हाइपरटेंशन है, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा, शुरू में वो कंट्रोल था, अब एकदम से अनकंट्रोल हो गया, तो उसमें आप सस्पेक्ट करें। या फिर ऐसा हाइपरटेंशन जो इतना रेजिस्टेंट है ट्रीटमेंट से कि उसमें 3 आपको ड्रग देनी पड़ रही है उसको कंट्रोल करने की। अब अक्सर ऐसा होता है जो पेशेंट डायबिटिक होते हैं और उनको हाइपरटेंशन भी होता है, उनमें ज़्यादातर क्योंकि हमारा जो गोल है 120/80 से कम रखना है डायबिटिक्स का, तो उसमें ज़्यादातर हम लोग 3 मेडिकेशन उसमें देनी ही पड़ रही होती हैं। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज़ नहीं है, यंग एज है और रिफ्रैक्टरी हुआ है, 3 दवाइयाँ आप दे रहे हैं, तो इट इज़ अ क्लू कि आप उसे सस्पेक्ट करें सेकेंडरी हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, अब फर्दर हिस्ट्री में आप क्या देखेंगे, द पेशेंट इज ऑलरेडी डायग्नोज ऑफ हाइपरटेंशन, आस्क अबाउट ड्यूरेशन ऑफ हाइपरटेंशन, भाई कब से है। नंबर 2, प्रीवियस थेरेपीज, रिस्पॉन्स एंड साइड इफेक्ट्स, मतलब जो आपने दिया था उससे शुरू में कंट्रोल हो गया था, अब एकदम से रिफ्रैक्टरी हो गया, हो सकता है। नंबर 3, फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, ये आपने रिस्क फैक्टर्स है, बात है कि स्ट्रेटिफाई करने हैं। अगर उसको एसेंशियल हाइपरटेंशन जब भी होगा तो आप जाहिर बात है ये सारी चीज़ें तो देखेंगे ना। अब तो उसके बाद डाइटरी और साइकोसोशल हिस्ट्री लीजिए। फिर नंबर 5, अदर रिस्क फैक्टर्स, वेट गेन, डिस्लिपिडीमिया, स्मोकिंग, डायबिटीज, फिजिकल इनएक्टिविटी, ये सब आपने प्राइमरी हाइपरटेंशन या एसेंशियल हाइपरटेंशन के लिए तो ये सारी चीज़ें पूछनी है। एविडेंस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, हिस्ट्री ऑफ रीनल डिजीज अगर किसी को है,
वो शायद आपको हिस्ट्री दे, ठीक है। चेंज इन अपीयरेंस, हो सकता है कि कोई ऐसी अपीयरेंस हो जो स्पॉट डायग्नोसिस आपको दे रही हो, जो सेकेंडरी कॉजेज हैं, मसलन कुशिंग सिंड्रोम या एक्रोमेगैली, हाइपरथायरॉइडिज्म, इस टाइप की चीज़। मसल वीकनेस हो सकता है ना, स्पेल्स ऑफ स्वेटिंग, पैल्पिटेशन, ट्रेमर्स, एराटिक स्लीप, स्नोरिंग की भी हिस्ट्री ले, स्नोरिंग की हिस्ट्री आप अटेंडेंट से लेंगे ना, डे टाइम सोमनोलेंस, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ हाइपो और हाइपरथायरॉइडिज्म, यूज ऑफ एजेंट्स दैट में इंक्रीज ब्लड प्रेशर, हो सकता है ड्रग जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है वो ले रहा हो, ठीक है। Risk factor quantification in history, ask about the risk factors for ischemic heart disease, age above 50, male gender, cigarette smoking, diabetes mellitus, obesity, sedentary lifestyle. ये तो हर पेशेंट का आपने स्ट्रेटिफाई करना है। अब पास्ट हिस्ट्री ले में डायबिटीज तो नहीं है, इस्केमिक हार्ट डिजीज तो नहीं है, एस्थमा, पास्ट सीरियस इलनेस, हिस्ट्री ऑफ एनी सर्जरी। पर्सनल हिस्ट्री में हैबिट्स, एडिक्शन, सिगरेट स्मोकिंग, नंबर ऑफ सिगरेट पर डे एंड ड्यूरेशन, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ एल्कोहल कंजम्पशन और एनी अदर ड्रग एडिक्शन, हिस्ट्री ऑफ एनी एलर्जीज, ये सारा जो आप बायोडाटा हर एक में हिस्ट्री में लेते हैं वो सब वही है। अब एविडेंस ऑफ टारगेट ऑर्गन डैमेज, हो सकता है आपके पास पेशेंट इतनी लेट आया हो, उसको कॉम्प्लिकेशंस हुई हो, हिस्ट्री ऑफ टीआईए लीजिए, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक तो नहीं हुआ उसको, हिस्ट्री ऑफ स्ट्रोक लीजिए, transient blindness, angina, number 5 myocardial infarction, number 6 congestive heart failure, number 7 sexual dysfunction and other comorbidities. अब फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने क्या क्या देखना है, बॉडी हैबिटस देखना है, जाहिर ओबीस तो नहीं है पेशेंट। नंबर 2 ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म्स हमेशा आप चेक करेंगे, ठीक है। नंबर 3 सुपाइन एंड स्टैंडिंग ब्लड प्रेशर, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन के लिए। नंबर 4 फंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ द रेटिना, वो आपने करना है। नंबर 5 क्वालिटी ऑफ फीमोरल एंड पीडल पल्सेस, हो सकता है कि उसको कोऑप्टेशन ऑफ एओर्टा हो एज कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, तो आप फीमोरल डिले देख लेंगे, ठीक है। वेस्कुलर एब्डोमिनल ब्रूइंग, अब इसमें जो है ना रीनल आर्टरी स्टेनोसिस अगर हो तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जब आप कर रहे हैं, आपको लेटरल साइड में कोई ब्रूई मिल रही है तो वो आपको इंडिकेट कर सकती है कि इसको शायद रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है, ठीक है। नंबर 7 कार्डियक रेट एंड रिदम, ये देखेंगे। साइंस ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, जाहिर है कि उसको जेवीपी आप देखेंगे, उसको बेजल क्रेप्ट तो नहीं आ रहा है, उसको एडिमा तो नहीं है पेरिफेरल। नंबर 9 साइंस ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, वो अब डिपेंड करेगा ना कि उसको किस वजह से हो रहा है, तो हो सकता है बहुत सारी डिजीज में नहीं भी हो सकता, लेकिन कुशिंग सिंड्रोम में मिल सकता है आपको, और फ्यूक्रोमोसाइटोमा या फिर हाइपोथायरॉइडिज्म, इन सब चीज़ों में मिल सकता है, एक्रोमेगैली वगैरह। तो जनरल अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल अपीयरेंस में गिव अ स्पॉट डायग्नोसिस ऑफ सम ऑफ द कॉजेज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन, दैट इज कुशिंग सिंड्रोम, उसमें मून फेस मिल जाएगा आपको, हिस्सूटिज्म, बुफलो हम्प, पॉट बैली और इंडिकेशन ऑफ स्वेटी पाम्स, ट्रेमर्स में इंडिकेट फ्यूक्रोमोसाइटोमा और हाइपोथायरॉइडिज्म, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आप स्पॉट डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो उससे आप सस्पेक्ट कर लीजिए। वाइटल साइंस, अब आपने किस तरह देखना है, अगर ब्लड प्रेशर का है तो ब्लड प्रेशर इन बोथ आर्म्स, सुपाइन एंड स्टैंडिंग, ठीक है। पल्स, रेडियल, फीमोरल, पीडल, असेस क्वालिटी, रेट एंड रिदम और फीमोरल डिले। रेस्पिरेटरी रेट, फिर टेम्परेचर आप देख लें। जुगुलर वेन्स आपने एग्जामिन कर लिए हैं, तो एग्जामिनेशन ऑफ जुगुलर वेन्स प्रोवाइड एन एस्टिमेशन ऑफ द राइट एट्रियल प्रेशर। जेवीपी इज बेस्ट एप्रिशिएटेड with patient lying recumbent with the head tilted at 45 degrees. It is quantified in centimeters of water. Normal is less than -8 centimeter by estimating the height of venous column of blood above the sternal angle in centimeter and then adding 5. ठीक है, तो ये तो आपको आता होगा, हर पेशेंट का आप देखा करें, स्केल रख के स्टर्नल एंगल पे, फिर उसको यहाँ से आप नाप लेंगे। कार्डियक एग्जामिनेशन, although essential but may be normal and does not provide useful information. जाहिर बात है हाइपरटेंशन बिल्कुल आपको एसिम्प्टोमेटिक हो और कुछ भी आपको नहीं मिल सकता है। If cardiomegaly is present, the point of maximal impulse is usually displaced below the 5th intercostal space and are lateral to the mid-clavicular line, and the impulse is palpable over the 2 interspaces. ठीक है, अगर उसका कार्डियोमेगैली हुई यानी कि लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है तो उसमें हो सकती है, तो आपको डिस्प्लेस मिल जाएगी
cardiac impulse. ठीक है. Severe left ventricular hypertrophy due to long standing hypertension leads to sustained point of maximal impulse. ठीक है. In some patients, a third heart sound S3 is audible at the apex. Patient with enlarged and hypertrophied right ventricles may have a sustained and prolonged left parasternal impulse extending throughout the systole. हो सकता है कि आपके पास ऐसा पेशेंट आ जाए जिसको कार्डियक फेलियर हुआ हो, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी, अदरवाइज आपको नहीं मिल सकती हैं. पल्मोनरी एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे? पल्मोनरी crackles, rales and crepitation result from transudation of fluid from the intravascular space into the alveoli, may be heard widely over both the lung fields and may be accompanied by expiratory wheezing. When present in the patients without concomitant lung disease, rales are specific for heart failure, which can be a complication of hypertension. तो जाहिर बात है अगर उसको कोई ना एस्थमा है ना COPD है और उसको रेल्स आ रहे हैं, तो फिर तो वो पक्का साइन जो है ना हार्ट फेलियर का ही होगा. एब्डोमिनल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ब्रूई मिल सकती है एब्डोमेन में. सेकेंडरी हाइपरटेंशन आप सस्पेक्ट कर सकते हैं फिर. तो अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द पेशेंट विद रीनोवैस्कुलर हाइपरटेंशन हैव एन एब्डोमिनल और फ्लैंक ब्रूई, मोर सिग्निफिकेंट इफ इट lateralizes और extends through the systole into the diastole. ठीक है. 50% में हो सकती है, 50% में नहीं भी हो सकती. If accompanied by heart failure, hepatomegaly may be present and large liver tender and may pulsate during systole if tricuspid regurgitation is present. ठीक है. तो ये डिपेंड करता है, अगर पेशेंट को हुआ हुआ हार्ट फेलियर तो मिलेगा, अदरवाइज आपको कुछ नहीं मिलेगा. लेकिन अगर आप सस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप ज़रूर एब्डोमिनल ब्रूई के लिए एब्डोमेन को ऑस्कल्टेट करें. ठीक है. एक्सट्रीमिटीज एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. पैरास्थीसिया और मसल वीकनेस मिल सकती है, मे रिजल्ट फ्रॉम हाइपोकैलेमिक एल्कलोसिस इन प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म. अभी हम इसकी जो है ना वो कॉजेज देख लेंगे. तो प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म भी हो सकता है एज अ कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन. तो पैल्पेबल femoral and pedal pulses and look for radiofemoral delay indicating coarctation of aorta. ठीक है. तो जहन में ये सब कुछ रखना है आपको. डायग्नोज कैसे करेंगे? Key to making diagnosis of secondary hypertension is to have a high index of suspicion. Suspect करें ना, suspect ही नहीं करेंगे तो कैसे diagnosis होगी? In such patients, additional lab testing should be performed if there is suspicion over initial evaluation. तो जितने भी hypertensive patient हैं जिनका essential भी hypertension है, आप अभी आगे चलते मैं बताऊंगी कौन कौन सी आप कर लेते हैं बेस लाइन जिससे हम सेकेंडरी हाइपरटेंशन को एक्सक्लूड कर सकते हैं. अगर उसी में कोई abnormality आ जाए तो फिर आपको फर्दर उसके टेस्ट करने चाहिए. तो बेसिक लेबोरेटरी टेस्ट फॉर इनिशियल एवेलुएशन हर हाइपरटेंशन चाहे एसेंशियल हो, फिर बाद में आपको जो है वो हो सकता है उसमें कोई क्लू मिल जाए सेकेंडरी हाइपरटेंशन. रीनल में यूरिन एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए यूरिन एनालिसिस में अगर प्रोटीन यूरिया हो रहा है, अब हाइपरटेंशन की अगर एसेंशियल भी हो तो कॉम्प्लिकेशन जो है रीनल कॉम्प्लिकेशन हो जाती है ना नेफ्रोपैथी की वजह से प्रोटीन आने लगे. ठीक है. तो फिर पता ही नहीं चलता कि प्राइमरी रीनल डिजीज थी या हाइपरटेंशन की वजह से नेफ्रोपैथी हो गई है. लेकिन अगर आपको यूरिन में 100 मिलीग्राम से ज़्यादा, बल्कि 1000 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर प्रोटीन आ रहा है तो आप सस्पेक्ट कर सकते हैं कि ये प्राइमरी रीनल डिजीज होगी इसको. ठीक है. तो यूरिन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसमें आप देख लें एल्ब्यूमिन एक्सक्रीशन तो नहीं हो रही, सीरम क्रेटिनिन देखें और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन. ठीक है. फिर नंबर 2 एंडोक्राइन. उसमें क्या है कि आप इलेक्ट्रोलाइट कराएं, सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, और एंडोक्राइन में TSH भी करा लेंगे क्योंकि हाइपरथायरॉइडिज्म में भी हो सकता है ना हाइपरटेंशन. ठीक है. तो रीनल में आपने ये कर लिया, एंडोक्राइन में ये कर लिया, ये हर पेशेंट का आपको कराना है एसेंशियल हाइपरटेंशन में ही. ठीक है. अब मेटाबॉलिक में क्या कराएंगे? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज कराएंगे, टोटल कोलेस्ट्रॉल, LDL, HDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स, और अदर CP करा के हेमाटोक्रिट देख लेंगे और ECG कर लेंगे उसका. ठीक है. तो ये हर पेशेंट का आपने करना है बेस लाइन. अब इसी में आपको क्लूज मिल सकते हैं जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन की तरफ इशारा कर रहे हैं, यानी कि हाइपोकैलेमिया मिल रहा है
ठीक है, और हाई प्रोटीनूरिया हो रहा है। तो यह आपने कर लिया। फिर उसके बाद कॉजेज़ देखिए क्या क्या होती हैं, जिसके मुताबिक आपने फिर फर्दर टेस्ट कराना। तो रीनल कॉजेज़, नंबर 1 पैरेन्काइमल रीनल डिजीज़, नंबर 2 पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, नंबर 3 रीनल ट्यूमर्स इंक्लूडिंग रेनिन सेक्रेटिंग ट्यूमर्स, नंबर 4 ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, ये भी हो सकता है। नंबर 2 रीनोवेस्कुलर, तो ये रीनल पैरेन्काइमल और पॉलीसिस्टिक वगैरह किडनी डिजीज़ हो गया। और रीनोवेस्कुलर में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस। रीनल आर्टरी स्टेनोसिस जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2 टाइप की होती है, एक एथेरोस्क्लेरोटिक होती है और एक फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया होता है। ठीक है, तो उसमें दोनों में फिर फ़र्क इस तरह आ जाएगा कि आपको ओल्ड एज होगी एथेरोस्क्लेरोसिस वाले, स्मोकिंग की हिस्ट्री होगी, सारे मेटाबॉलिक वो हो सकते हैं रिस्क फैक्टर। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया में जो है और एज ज़्यादा हो सकती है उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस में, क्या फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया में। और इसमें जो है ना एथेरोस्क्लेरोसिस में यूनिलैटरल होती है। फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया क्योंकि एक ब्लड वेसल का ही प्रॉब्लम है, तो वो बायलेटरल होती है और उसमें यंग एज होती है और सारे जो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ वगैरह के उन्हें ही भी मिल सकते हैं आपको रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, एड्रीनल की क्या कॉजेज होंगी। रीनल कर लिया, रीनोवेस्कुलर कर लिया, अब एड्रीनल देखिए। प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म, यानी कि एल्डोस्टेरोन ही ज़्यादा बन रहा है। और हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन जो है वो अगर ब्लड फ्लो कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, तो उसको ज़्यादा करने के लिए ग्रेनिन रिलीज होता है। ग्रेनिन जो है फिर कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में, फिर एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करता है। और उसके अलावा एल्डोस्टेरोन को जोना ग्लैमरुलोसा ऑफ एड्रीनल ग्लैंड से स्टिमुलेट करके निकालता है। ठीक है, तो प्राइमरी एल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है उसको। फिर नंबर 2 कुशिंग सिंड्रोम, यानी उसको क्या हो रहा है, कॉर्टिसोल ही ज़्यादा बन रहा है, उसकी वजह से हो रहा है। नंबर 3 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। अब ये जो है ना एंजाइम्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल से फिर फर्दर सारी चीज़ें बना रहे हैं ना, यानी कि एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिकोस्टेरोन और एंड्रोजन वगैरह। ठीक है, तो इसमें से बीच में अगर कोई एक एंजाइम नहीं हो, कॉन्जेनाइटल एब्सेंस हो उसकी, तो फिर उसकी वजह से जो है वो बनने लगते हैं, यानी कि एंड्रोजन जो है ना, एड्रीनल एंड्रोजन, वो ज़्यादा बनने लगते हैं। ठीक है, नंबर 4 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज डिफिशियंसी, एक ये एंजाइम भी होता है। फिर नंबर 5 11 हाइड्रोक्सी स्टीरॉयड डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी, लिकोराइज जो है। नंबर 6 फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है, यानी कि एड्रीनल मेड्यूला का ट्यूमर, एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जो बनाता है वो। फिर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये 4 है। ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसमें भी डे टाइम सोमनोलेंस आप को हिस्ट्री में मिल सकती है और स्नोरिंग की हिस्ट्री अटेंडेंट से मिल सकती है। ठीक है, बोले हाँ। नंबर 5 प्री एक्लैम्शिया एक्लैम्शिया, ये भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन की कॉज है। न्यूरोजेनिक, नंबर 1 साइकोजेनिक, नंबर 2 फैमिलियल डिसऑटोनोमिया, नंबर 3 डायनसेफेलिक सिंड्रोम, नंबर 4 पॉलीन्यूराइटिस, एक्यूट पोरफायरिया, लेड पॉइजनिंग, नंबर 5 एक्यूट इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, नंबर 6 एक्यूट स्पाइनल कॉर्ड सेक्शन ट्रांसैक्शन। फिर 7 जो है मिसलेनियस एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं, जिसमें हाइपरथायरॉइडिज्म, नंबर 2 हाइपोथायरॉइडिज्म, नंबर 3 हाइपरकैल्सीमिया, नंबर 4 एक्रोमेगाली, इनमें भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको आने चाहिए कॉजेज। फिर लास्ट जो है ना मेडिकेशंस जो ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, कौन कौन सी। हाई डोज एस्ट्रोजेंस, मतलब ओसीडी भी अगर पेशेंट ले रही है तो उससे हो सकता है। एड्रीनल स्टीरॉइड्स कोई ले रहा है, डीकंजेस्टेंट्स, एपिटाइट सप्रेसेंट्स, साइक्लोस्पोरिन, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स, मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, एरिथ्रोपोइटिन, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, एंड नंबर 10 कोकेन। जेनेटिक भी होना है सेकेंडरी हाइपरटेंशन, मतलब वो बहुत रेयर हैं और मेंडेलियन फॉर्म्स ऑफ हाइपरटेंशन है। तो आखिर में आपको एक चार्ट में दिखा दूंगी, उसमें आप देखिएगा।
अब पहले ना हम रीनल पैरेंकाइमल डिजीज देख लेते हैं, ठीक है। ऑल किडनी डिसऑर्डर्स में लीड टू हाइपरटेंशन, जितने भी हैं किडनी डिसऑर्डर वो कर ही देते हैं। रीनल डिजीज इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सबसे ज्यादा कॉमन तो रीनल डिजीज ही है। हाइपरटेंशन इज प्रेजेंट मोर देन 80% ऑफ द रीनल फेलियर। हाइपरटेंशन कॉजेज नेफ्रो sclerosis, and in some cases it may be difficult to determine whether the hypertension or renal disease may be the initial disorder। जाहिर बात है कि हाइपरटेंशन अगर एसेंशियल भी है तो उसकी कॉम्प्लिकेशन जो है वो रीनल डिजीज नेफ्रोपैथी हो जाएगी। तो आपको क्या पता चलेगा कि प्राइमरी था या सेकेंडरी डैमेज हुआ है उसमें। लेकिन अगर प्रोटीन यूरिया, जैसे पहले भी मैंने बताया आपको, मोर देन 1000 मिलीग्राम पर डे अगर आ रहा है and active urine sediment are indicative of primary renal disease. In either instance, goals are to control blood pressure and retard the rate of progression of renal dysfunction. तो renal dysfunction हो रहा है तो आपने blood pressure को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लेना है। नंबर 2, renovascular hypertension potentially curable फॉर्म होता है ये हाइपरटेंशन का सेकेंडरी। 2 ग्रुप्स हैं, एल्डरली में एथेरोस्क्लेरोटिक, जैसा मैंने आपको बताया, ओल्डर मेल होगा, लीजन यूनिलैटरल होगा और प्रॉक्सिमल होगा। पेशेंट्स एट रिस्क एंड यंग, मोस्टली वुमेन, लीजन बायलैटरल एंड डिस्टल विद अंडरलाइंग फाइब्रोमैस्कुलर डिस्प्लेसिया हैविंग प्लेक्स ऑब्स्ट्रक्टिंग द रीनल आर्टरी, ठीक है। It should be suspected in patients with atherosclerosis, severe refractory hypertension, recent loss of hypertension control, and unexplained deterioration of renal function associated with an ACE inhibitor, angiotensin converting enzyme inhibitor, should raise the possibility of renal artery stenosis. Renal artery stenosis का मैंने आपको शुरू में ही एक केस करवाया था। तो उसमें ये होता है कि अगर ACE inhibitor दें आप तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस और डिटोरिएट कर देती है और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी इसको। 50% ऑफ सच पेशेंट्स हैव एब्डोमिनल और फ्रैंक ब्रूइंग, ठीक है। नहीं भी हो सकती लेकिन 50% में आपको मिल सकती है। तो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन आपको बहुत मतलब ये कि ज़रा तवज्जो से कीजिए और उसको ऑस्कल्टेट कीजिए। इवाल्युएशन एंड इंटरवेंशन, परक्यूटेनियस, अगर रीनल आर्टरी स्टेनोसिस है तो क्या करेंगे? PTRA यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल रीनल एंजियोप्लास्टी, प्लेसमेंट ऑफ अ वेस्कुलर एंडोप्रोस्थेसिस यानी कि स्टेंट और सर्जिकल रीनल वेस्कुलराइजेशन। इमेजिंग स्टडीज शुड बी द नेक्स्ट स्टेप इन एवैल्यूएशन। एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट, रीनल ब्लड फ्लो विद रेडियोन्यूक्लाइड 131 आयोडीन, ऑर्थो आयोडोहिप्यूरेट स्कैन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट विद 99 टेक्नीशियम डाईथाइलिन ट्राइअमीन पेंटा एसिटिक एसिड, DTPA कहते हैं उसको, स्कैन बिफोर एंड आफ्टर अ सिंगल डोज ऑफ कैप्ट्रोपिल और अनदर ACE इनहिबिटर। ये करके आप देख लेंगे, ठीक है, कंफर्म करने के लिए। इन पेशेंट with normal renal function, a normal captopril renogram excludes functionally significant renal artery stenosis। अगर आपने रीनल फंक्शंस का नॉर्मल है तो नॉर्मल कैप्टोप्रिल रीनोग्राम आपने कराया और वो नॉर्मल आ गया तो उसको नहीं हो सकती है, एक्सक्लूड हो गया रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, बट नॉट विद रीनल इंसफिशिएंसी। अगर है ही रीनल इंसफिशिएंसी, उसको पहले से क्रिएटिनिन क्लियरेंस लेस देन 20 ml पर मिनट हुआ है और बायलैटरल है रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, जैसे आपको फाइब्रोमस्कुलर डिस्प्लेसिया में मिल सकती है, तो फिर आपको एडिशनल इमेजिंग करानी होगी। वो क्या है? इट इज इंडिकेटेड इफ द स्कैन इज पॉजिटिव, डॉपलर अल्ट्रासाउंड फॉर रीनल ब्लड फ्लो वेलोसिटी टू ट्रैक अ लीजन, के है कहाँ, डिस्टल है, प्रॉक्सिमल है। Positive studies are confirmed by gadolinium contrast magnetic resonance angiography. Contrast arteriography remains the gold standard for renal artery stenosis diagnosis, ठीक है। अब फंक्शनली सिग्निफिकेंट लीजन कौन से होते हैं, यानी कि जो इंक्लूड कर रहे हैं मोर देन 70% ऑफ द ल्यूमन ऑफ द अफेक्टेड रीनल आर्टरी। ऑन एंजियोग्राफी द प्रेजेंस ऑफ कोलेटरल वेसल्स टू द इस्केमिक किडनी सजेस्ट अ सिग्निफिकेंट लीजन। अगर आपको कोलेटरली नजर आ रही है बहुत सारी, तो उसका मतलब है तो पता नहीं कब से उसकी रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होगी, उसकी वजह से उसका कंपनसेटरी कोलेटरल बन गई है, ठीक है। अ लेटरलाइजिंग रीनल वेन रेनिन रेशो, अब उसी के साथ जो रीनल वेन है उसमें आप रेनिन रेशो देखें, रेशो मोर देन 1.5 ऑफ अफेक्टेड साइड या फिर contralateral side has a 90% predicted value for a lesion that would correspond to a vascular repair।
अगर वेस्कुलर रिपेयर आप इसमें करेंगे तो वो आपको अच्छा उसका रिस्पॉन्स होगा। मैनी स्टडीज हैव रिवील्ड दैट PTRA यानी कि परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल रीनल एंजियोप्लास्टी विद स्टेंट प्लेसमेंट इन arteriosclerotic renal artery stenosis offers no advantage to medical therapy in reducing cardiovascular events and mortality or in preserving improve with medical therapy। मतलब पहले तो ये था कि भाई आप एंजियोप्लास्टी कर दें और स्टेंट डाल दें, लेकिन अब ये देखा है बहुत सारी स्टडीज करके कि अगर आप एंजियोप्लास्टी करते भी हैं तो उसमें तो जाहिर बात है इन्वेजिव प्रोसीजर है, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो देखा ये गया कि मेडिकल थेरेपी के बराबर ही है उसका इफेक्ट, तो बेहतर है कि आप मेडिकली ही ट्रीट कर लें ब्लड प्रेशर को। द मोस्ट इफेक्टिव मेडिकल थेरेपी is an ACE inhibitor or an angiotensin receptor blocker. However, these agents decrease glomerular filtration rate in stenotic kidney owing to efferent renal arteriolar dilatation। मतलब अगर किसी को renal artery stenosis है और आपने ACE inhibitor दिया उसको, तो वो तो efferent renal arteriolar dilatation करता है ना, glomerular filtration rate और कम हो जाएगा और deteriorate हो जाएगा उसका renal function। इसीलिए तो हमें फिर ये सस्पिशन हो जाता है कि इसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस ना हो। अगर ACE इनहिबिटर शुरू किया उसका रीनल फंक्शन डिटोरियोरेट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना के आपको सिनेरियो दे सकते हैं रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का, और मैंने आपको कराया भी था वो।